हाय गाइस, वेलकम टू CBL। हम कर रहे थे द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पिछली वीडियो में आपने इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया। ये वीडियो उसी का ही कंटिन्यूइंग पार्ट है। नाउ वी मूव टू डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस कि अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कांग्रेस ने क्या डिमांड्स रखी ब्रिटिश के सामने। लेकिन डिमांड डिस्कस करने पहले से आप बेसिक सी अप्रोच ध्यान में रखोगे कि मॉडरेट पॉलिटिशियंस ने कभी भी क्लिनिकल सेपरेशन ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया नहीं इन्विजन की। उन्हें लगता था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर लिया जाए तो द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया इज फाइन। इन पॉइंट्स को, इन नेगेटिव पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए वो ब्रिटिश के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं। एंड उनका मानना था कि अगर ये डिमांड्स लॉजिकली प्रेजेंट की जाएंगी, एक सही तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी, तो ब्रिटिश उनकी डिमांड्स मान लेंगे। क्या थी ये डिमांड्स? सबसे पहले तो पॉलिटिकल डिमांड्स, जिनमें से सबसे पहली थी द अबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। हमने 1858 में पढ़ा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट कर दिया गया था, हु वाज असिस्टेड बाय अ 15 मेंबर इंडिया काउंसिल। अब एक्चुअली इंडिया में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाएगी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल करता था एंड उसकी इंडिया काउंसिल कंट्रोल करती थी। तो मॉडरेट पॉलिटिशियंस डिमांड करते हैं कि इंडिया शुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ओनली, नॉट फ्रॉम लंदन। तो इन्होंने कहा कि इंडिया काउंसिल आप अबॉलिश करो, ये रिमोट कंट्रोल के थ्रू इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ नोडल ऑफिसर एग्जिस्ट कर सकता है क्राउन के बिहाफ पे, लेकिन रियल पावर इंडिया से ही एक्सरसाइज की जाएगी, लंदन से नहीं एक्सरसाइज की जाएगी। फिर ये जो रियल पावर इंडिया से एक्सरसाइज की जाएगी, क्या ये गवर्नर जनरल एक्सरसाइज करेगा पूरी ऑटोक्रेटिक मैनर में? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसके लिए ये कहते हैं कि देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। हमने देखा 1858 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड कर दिया गया था, कुछ इंडियन मेंबर्स को इसके साथ एसोसिएट किया गया था, जैसे हमने महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था। तो ये कहते हैं कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया जाए, इन्हें ज़्यादा पावर्स दी जाएं, इनमें इंडियन मेंबर्स को इंडक्ट किया जाए। अब ब्रिटिश कहते हैं यार हमने पहले ही एक्सपैंड कर दिया हुआ है, ले तो लिए तुम्हारे बंदे, और क्या चाहते हो? तो ये कहते हैं कि वो तो तुमने सिलेक्ट किए हैं खुद से, अपनी मर्जी से, अपने फेवरेट फ्रेंड्स को तुमने सेलेक्ट करके काउंसिल्स में बिठा दिया, ऐसे नहीं बात बनती है। आप इलेक्शंस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करो, इंडियंस अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करके इन काउंसिल्स में भेजें। दैट वाज द डिमांड ऑफ मॉडरेट्स। फिर ये जो काउंसिल है ये टूथलेस टाइगर नहीं होना चाहिए कि इंडियंस बैठे तो हैं, इनके पास पावर कोई है नहीं, गवर्नर जनरल ने जो करना है वो करता रहे। नहीं, इस काउंसिल को, इन काउंसिल्स को रियल पावर्स दी जाएं, जिन पावर्स में उनकी जो मेन डिमांड थी कि बजट डिस्कस एंड वोट करने की पावर दी जाए। कि अगर फाइनेंशियल पावर दुनिया में कहीं भी अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसमें पावर ऑफ पर्स हमेशा पार्लियामेंट के पास होती है, लेजिस्लेचर के पास होती है, कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं कि सरकार इतना पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च कर सकती है, ये पैसा यहाँ खर्च करो, ये पैसा यहाँ खर्च करो, और यहाँ पर खर्चा ना करो। तो मॉडरेट लीडर्स भी यही डिमांड ब्रिटिश के सामने रख रहे थे कि काउंसिल्स के पास पावर ऑफ पर्स होनी चाहिए। काउंसिल बजट डिस्कस करे, बजट वोट करे एंड सरकार उस हिसाब से अपने खर्चे करे। फिर रियल पावर तो आपको पता ही है कि किसके पास थी, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। तो इस पावर में भी मॉडरेट्स इंडियंस के लिए एक शेयर डिमांड करते हैं। ये कहते हैं कि वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी धीरे धीरे करके इंडियनाइज किया जाए। टू स्टार्ट विद लेट्स हैव टू इंडियन मेंबर्स इन दी वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लास्ट इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी कि लोकल बॉडीज को भी कुछ पावर्स दी जाएं। लोकल लेवल पे हमने देखा था पिछली वाली वीडियोस में कि डीसी साहब ही हेड होते थे। सारा जो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपॉइंट होते थे, उनके हाथ में सारा कंट्रोल था डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस चीज़ को
चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए ये कहते हैं कि लॉर्ड रिपन ने, जिसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, लॉर्ड रिपन ने इंडिया में लोकल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स को, ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। तो अब इन लोकल बॉडीज़ को कुछ पावर्स भी दी जाएं ताकि यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो एंड इंडियंस का कंट्रोल थोड़ा सा राइज हो। लेकिन यही चीज़ ब्रिंग्स अस टू दी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। आईसीएस की अभी हमने डिस्कशन की कि यूरोपियंस वर पार्ट ऑफ दिस एलीट सर्विस। अब इसकी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग द एग्ज़ाम, आईसीएस एग्ज़ाम, इट वाज ओपन टू एवरीबडी, कोई भी दे सकता था ये एग्ज़ाम। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी कि एक तो लंदन में होता था, सिलेबस इसका ग्रीक, लैटिन, यूरोपियन हिस्ट्री, ऐसी चीज़ें होती थी, तो इंडियंस काफ़ी डिसएडवांटेज पे थे। फिर इसकी एज 1858 में 21 थी, उसे भी कम करके लॉर्ड लिट्टन ने इसे 19 कर दिया था। अब 19 साल के बच्चे क्या तो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे। तो मॉडरेट्स की डिमांड थी कि आईसीएस को इंडियनाइज किया जाए। किस तरह से इंडियनाइज हो सकती है आईसीएस, ये जो फ्लॉज हैं इन्हें एड्रेस किया जाए। एक तो आप साइमल्टेनियस एग्जाम इन इंडिया एंड लंदन लो, कि लंदन में भी एग्जाम हो रहा है, इंडिया में भी एग्जाम हो रहा है, जिसने इंडिया में एग्जाम देना है इंडिया में दे दे। फिर इसका सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इसकी एज लिमिट 19 से इंक्रीज करके 23 कर दी जाए, थोड़ा सा टाइम तो मिले ताकि हम तैयारी कर सकें और एग्जाम में बैठ सकें। अब ये चीज़ जो इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज थी, वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड थी, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी था। अगर सारे ही ऑफिसर्स इस सर्विस के ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, उनको सैलरीज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा कहाँ से आया? वो इंडिया के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया का पैसा यूरोपियन ऑफिसर्स को दिया जा रहा है। फिर ये यूरोपियन ऑफिसर्स वो सारा जो सारी सर्विस में इन्होंने पैसा एक्यूमुलेट किया होता है उसे लेके जा रहे हैं इंग्लैंड। तो इससे क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, पेंशन्स जा रही हैं। इंडिया से रिटायर हो गया बंदा, लंदन बैठा हुआ है अपने घर में, उसे पेंशन्स जा रही हैं, तो इंडिया का पैसा लंदन जा रहा है, इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो रहा है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हैंडल हो जाएगा अगर इंडियंस आईसीएस का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट इनकी हम कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स देख लेते हैं कि ये कहते हैं कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी का कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। जो बंदा लॉज एग्जीक्यूट कर रहा है उसको अगर आप जुडिशियल पावर भी दे दोगे तो लाइक ऑपरेशन ऑफ पीपल तो होएगा ही होएगा। सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए, लैंड रेवेन्यू कम कर दिया जाए, टैक्सेस को कम कर दिया जाए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, दिस और पॉइंट इंडियंस को बहुत खटकता था कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। इंडियन आर्मी को आप पूरी दुनिया में यूज़ कर रहे हो, जैसे लिटन के टाइम पे हमने देखा था कि अफगानिस्तान वॉर हुई, अब ब्रिटेन की रशिया के साथ पंगा चल रहा था, उस चक्कर में अफगानिस्तान वॉर हो गई। लड़ी किसने? अब ब्रिटेन से थोड़ी बंदे आए थे अफगानिस्तान वॉर लड़ने के लिए, इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया गया। तो फालतू के मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किए जाएं एंड अगर आपने इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करना है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का इंटरनेशनली इस्तेमाल करना है, तो यू नीड टू शेयर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। थोड़े पैसे ब्रिटेन दे, थोड़े पैसे इंडियन गवर्नमेंट दे दे। तो ये इनकी एक मेन डिमांड थी। बाकी जनरल डिमांड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थी कि सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए एंड सच लाइक थिंग्स। तो ये थी मेजर डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट लीडर्स ने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए, क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की, क्या अप्रोच अडॉप्ट की अपनी इन डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने रखने की एंड इन डिमांड्स को एड्रेस करवाने की। तो इसमें एक बेसिक सी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मॉडरेट्स हैड इमेंस फेथ इन दी ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। उन्हें लगता था कि ब्रिटेन एक बहुत ही नोबल कंट्री है, सिविलाइज्ड कंट्री है, वो चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं एंड जो सही चीज़ होती है उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हें लगता था, मॉडरेट्स को लगता था कि अगर वो अपनी डिमांड्स को
इफ़ेक्टिवली ब्रिटिश के सामने रख पाएंगे, लॉजिकल रीजंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ, एंड अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एविडेंस देंगे कि हाँ भाई, लाइक वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ आवर पॉलिटिकल सिचुएशन एंड दिस पॉलिटिकल सिचुएशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड या नीड्स टू बी करेक्टेड। तो ब्रिटिश उनकी डिमांड्स को मान लेंगे, ब्रिटिश उनकी डिमांड्स को एड्रेस कर देंगे। लेकिन ऐसा तुम सोचते हो, असलियत का पता तो आपको ठोकर खाकर ही लगेगा। वो ठोकर लगेगी आने वाले टाइम में, देखते हैं कैसे। तो लेकिन फिलहाल लाइक व्हाट वर द मेथड्स, इनके मेथड्स को प्यार से हम 3 P's बोलते हैं। PPP क्या है वो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, यह है प्रेयर्स, प्रेस एंड पिटीशन। कि हम ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर मतलब ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को भी, एंड होम गवर्नमेंट लंदन वाली गवर्नमेंट को भी, कि हमें लगता है कि ये सिस्टम तुम्हारा गलत है इंडिया में, इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। फिर प्रेस, कि हम पब्लिक ओपिनियन को भी एजुकेट करेंगे कि हमारे हिसाब से ब्रिटिश सिस्टम इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया में ये फ्लॉज हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, इन चीज़ों को इस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए। तो पब्लिक सपोर्ट गैदर करेंगे, हम जनता के साथ हम थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश सरकार के ऊपर, इंडिया में भी एंड लंदन में भी। तीसरा पिटिशनिंग, कि अगर आप ओरल प्रेयर से बात नहीं बनती है तो हम लेंदी पिटिशंस ड्राफ्ट करेंगे, उसमें पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, क्यों हमें लगता है कि जो सिस्टम आपने फॉलो किया हुआ है इंडिया में वो सही नहीं है, एंड किस तरह से हम चाहते हैं कि उस सिस्टम को अमेंड किया जाए। तो ये पिटिशंस हम प्रेजेंट करेंगे गवर्नर जनरल को या होम गवर्नमेंट को। तो प्रेयर, press and petition, these were the 3 P's, 3 methods that were adopted by moderate leaders to address their demands to the government. इनके मेथड्स का एक बहुत फंडामेंटल ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि वो ये था, जैसे कि हमने पहले भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किया था, कि देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी सिर्फ वॉज कन्फाइंड ओनली टू द एजुकेटेड क्लासेस। उन्होंने मासिस के साथ एसोसिएट करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि वो मासिस को के साथ एसोसिएट करना चाहते थे, लोगों ने उनकी बात लाइक अप्रिशिएट नहीं की, उन्होंने खुद कोशिश ही नहीं की मासिस के साथ एसोसिएट करने की। इसके पीछे आप कह सकते हैं कि लाइक एक पॉलिटिकल रीज़न था। वो वही था जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है कि अगर एकदम से सारे लाइक सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को हम एक नेशनलिस्ट मूवमेंट में जोड़ लेंगे तो गवर्नमेंट कॉन्शियस हो जाएगी एंड गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके मूवमेंट को सप्रेस कर देगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत शांति का माहौल बनाए रखेंगे एंड अंडर वाटर हम लोगों में अपने आइडियाज़ पॉपुलराइज करते रहेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब लोग खुद तैयार हो जाएंगे पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए। लेकिन ये ट्रांजिशन जो होनी चाहिए थी कि एक बार हमने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया है, अंडर द वाटर हम से के लोगों में आइडियाज़ पॉपुलराइज कर रहे हैं, नाउ वी नीड टू शिफ्ट। मॉडरेट्स खुद ये शिफ्ट नहीं ला पाए, मतलब वो इतने रिलक्टेंट हो गए कि हम बस ग्राउंड वर्क ही तैयार करेंगे, स्पेड वर्क ही करेंगे, लोगों को एसोसिएट नहीं करेंगे। नाउ इट टुक अ डिफरेंट सेट ऑफ लीडर्स जिन्होंने इस ड्रॉबैक को रियलाइज़ किया कि भाई हमने बहुत स्पेड वर्क कर लिया है, अब लोगों को भी तो एसोसिएट करें अपने साथ। इन लीडर्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जिनके बारे में हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे। मॉडरेट्स खुद कभी ये ट्रांजिशन नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हमने देखे मेजर डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ द मॉडरेट्स। Next part of the chapter is going to be very important from your exam point of view, that is achievements of the moderates. लेकिन वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned for that part. Thank you from my side.